I'm Professor Leena Soni, and in this video we will see the difference between instruction execution in pipelining versus non-pipelining architecture. Also, I will discuss the difference in between these two related to the speed, efficiency and utilization in 5-stage pipeline architecture. For example, I explained this with the help of one example, and this is one example. Here, there is one program consisting of 8 instructions. Like हमें प्रोग्राम में गिवन है कि प्रोग्राम कंसिस्टिंग ऑफ 8 इंस्ट्रक्शंस स्टार्टिंग फ्रॉम I1 टू I8. कई बार प्रोग्राम में लोड भी गिवन होता है, जैसे कि लोड इक्वल्स टू 8 इंस्ट्रक्शन. तो बोथ आर सेम थिंग. लोड मीन्स वही होता है कि आपको कितने इंस्ट्रक्शंस को लोड करना है इन ओवरऑल एग्जीक्यूशन. लेट से हमारे पास 8 इंस्ट्रक्शंस है जिन्हें हमें एग्जीक्यूट करना है. सीपीयू इन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेगा तो इंस्ट्रक्शन साइकिल की भी ऑब्वियसली बात होती है कि इंस्ट्रक्शन साइकिल में कैसे एग्जीक्यूट होते हैं. इट मीन्स एक इंस्ट्रक्शन एक स्टेज से, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेजेस 5 है, बट एक इंस्ट्रक्शन एक स्टेज से कैसे पास होगी तब जाकर वो पूरी एग्जीक्यूट ओवरऑल होगी, अगर वो 5 स्टेज से पूरी एग्जीक्यूट हो रही है स्टेज बाय स्टेज. मीन्स एक इंस्ट्रक्शन कितनी स्टेजेस से जाके पास होगी कि तब जाके वो ओवरऑल एग्जीक्यूट होगी. इफ़ वी टॉक अबाउट 5-stage pipeline architecture, so the stages are: first one IF means instruction fetch, second ID means instruction decode, third EX means execute, fourth one MEM means memory, and the last one WB means write back. These are the 5 stages जिनको अपन ओवरऑल आर्किटेक्चर में यूज़ करेंगे. इन 5 स्टेज में से होकर पास होकर कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी. ये हमने एक अज्यूम किया है, फिक्स नहीं होती है कि नंबर ऑफ स्टेजेस यही हो. लाइक स्टेज 1 पे फेच होगा, स्टेज 2 पे डिकोड होगा, स्टेज 3 पे एग्जीक्यूट होगा, स्टेज 4 पे मेमोरी में जाएगा एंड स्टेज 4 पे राइट बैक होगा. ये फिक्स नहीं है. हमें अज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारा जो भी 5-stage पाइपलाइन आर्किटेक्चर है जो कि इन 5 स्टेजेस से होके पास होता है और स्टेप बाय स्टेज कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है. स्टार्टिंग होगी फेच से, देन डिकोड, देन एग्जीक्यूट, देन मेमोरी एंड फाइनली राइट बैक होके कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है. जनरली अगर हम बात करें RISC आर्किटेक्चर की, मीन्स रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, तो वो वर्क करता है 5-stage पाइपलाइनिंग पे. इसलिए मैंने इस एग्जाम्पल में 5-line आर्किटेक्चर का यूज़ किया है. बट बिफोर दिस इफ़ वी टॉक अबाउट नॉन पाइपलाइनिंग, अगर हम बात करें नॉन पाइपलाइनिंग आर्किटेक्चर की, एक स्टेज को कंप्लीट करने में, इन नॉन पाइपलाइनिंग में एक स्टेज को कंप्लीट करने में एक क्लॉक साइकिल लगता है. अगर एक स्टेज कंप्लीट हो रही है, अपन अज्यूम करके चल रहे हैं नॉन पाइपलाइनिंग में एक क्लॉक साइकिल लगता है, तो एक इंस्ट्रक्शन को ओवरऑल कंप्लीट होने में कितना क्लॉक साइकिल लगेगा. फॉर एग्जांपल, अगर एक इंस्ट्रक्शन एक स्टेज पे एक क्लॉक साइकिल पे हो रहा है तो उसको ओवरऑल इन सारी स्टेजेस से होके जाने में 5 क्लॉक साइकिल्स लगेंगे. और हमारे पास प्रोग्राम में गिवन है 8 इंस्ट्रक्शन, तो इट मीन्स 5 क्लॉक साइकिल इंटू 8 इक्वल्स टू 40 क्लॉक साइकिल. अगर हम इस आर्किटेक्चर को नॉन पाइपलाइनिंग के थ्रू एग्जीक्यूट करते हैं तो टोटल हमारे पास क्लॉक साइकिल लगेंगे 40 क्लॉक साइकिल, जो कि एक बिग प्रोसेस हो जाएगा इनको एग्जीक्यूट करना एंड इम्प्लीमेंट करना. बिकॉज नॉन पाइपलाइनिंग आर्किटेक्चर रिक्वायर 40 क्लॉक साइकिल टू कंप्लीट ओवरऑल इंस्ट्रक्शंस. टोटल 8 इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने में नॉन पाइपलाइनिंग के थ्रू हमें लग रहा है 40 क्लॉक साइकिल. बट हम ये सेम इंस्ट्रक्शन को पाइपलाइन आर्किटेक्चर में अगर एग्जीक्यूट करें, सो हाउ इट्स एग्जीक्यूटेड, लेट्स सी. हियर इज़ अ स्पेस टाइम डायग्राम. इन एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, इसमें हमें टाइम गिवन है, एंड इन वाई एक्सिस देयर आर स्टेजेस S1, S2, S3, S4 एंड S5. यहाँ पे मैंने अभी डिस्क्राइब किया है कि फर्स्ट स्टेज 1 में होगा फैच, स्टेज 2 में होगा डिकोड, स्टेज 3 में होगा मेमोरी एंड स्टेज 4 में होगा राइट बैक. हमने अज्यूम किया है कि ये हमारे पास 5 स्टेजेस हैं. हर एक स्टेज को कंप्लीट करने के लिए एक क्लॉक साइकिल लगता है.
तो सबसे पहले फर्स्ट क्लॉक साइकिल की अगर हम बात करेंगे, नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स गिवन है एक्स एक्सिस में जैसे कि हमें दिखाई दे रहे हैं। तो फर्स्ट वाले क्लॉक साइकिल में सबसे पहले फर्स्ट वाला इंस्ट्रक्शन आएगा, मतलब मैंने यहाँ पे लिख दिया इंस्ट्रक्शन 1। ओके, सो सबसे पहले फर्स्ट वाले क्लॉक साइकिल में I1 स्टेज 1 को कंप्लीट करेगी। इट मीन्स I1 सबसे पहले फेच होगा। मीन्स फर्स्ट वाला क्लॉक साइकिल में हमने सबसे पहले फर्स्ट स्टेज पे क्या वर्क हो रहा है, फेच, तो हमने I1 को फेच कर लिया। स्टार्टिंग फ्रॉम I1 देयर आर 8 इंस्ट्रक्शन। सबसे पहले लेने लिया है इंस्ट्रक्शन नंबर 1। सबसे पहले I1 फेच होगा। इस टाइम पर फर्स्ट वाला जो ये वाला क्लॉक साइकिल है, यहाँ पे और कोई वर्क अपन नहीं कर सकते। नाउ द नेक्स्ट वन, अगर अपन सेकेंड क्लॉक साइकिल की बात करते हैं तो यहाँ पे सेकेंड क्लॉक साइकिल में I1 डिकोड होगा। सबसे पहले हमने I1 को फेच कर लिया S1 में, फिर हमने S2 में I1 को डिकोड कर लिया। अब इस सेम टाइम पे जब I1 फेच हो गया, बट यहाँ पे S1 तो फ्री है, तो एट द सेम टाइम हम I2 को फेच कर लेंगे, क्योंकि हमें S1 की स्पेस वहाँ पे एम्प्टी थी, तो हमने I2 को फेच कर लिया। इट्स द कंसेप्ट ऑफ पाइपलाइनिंग जनरली। पाइपलाइनिंग, यही पाइपलाइन का कंसेप्ट होता है कि पाइपलाइनिंग में हर एक स्टेज आपस में कनेक्टेड रहती है। पहली स्टेज की जो आउटपुट रहती है उसको दूसरे स्टेज में एज अ इनपुट अपन यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने स्टेज 2 पर I1 को डिकोड करा, पर उस टाइम स्टेज 1 फ्री थी, तो हमने स्टेज 1 पर I2 को फेच कर लिया। नाउ द नेक्स्ट वन, इन द थर्ड क्लॉक साइकिल हमने I1 को एग्जीक्यूट किया। इन द नेक्स्ट थर्ड क्लॉक साइकिल में हमने I1 को एग्जीक्यूट कर लिया, बट यहाँ स्टेज 2 पर हम क्या कर लेंगे, नेक्स्ट I2 को डिकोड कर लेंगे और फिर I3 को फेच कर लेंगे। सबसे फर्स्ट मैंने S1 में I1 को फेच किया था। फेच के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेज है डिकोड, तो हमने I1 को डिकोड करा, फिर हमने I1 को एग्जीक्यूट कर लिया। नाउ द नेक्स्ट फोर्थ क्लॉक साइकिल, इन नेक्स्ट फोर्थ साइकिल में हमने I1 को एग्जीक्यूट के बाद हमने उसको मेमोरी में ले लिया। अब यहाँ पे स्टेज 3 एम्प्टी है, तो हमने I2 को यहाँ पे स्टेज 3 में एग्जीक्यूट कर लिया, I3 को डिकोड कर लिया और हमारा स्टेज 1 फिर से एम्प्टी हो गया, तो हमने I4 को फेच कर लिया। दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ पाइपलाइनिंग। यहाँ पे फिर नेक्स्ट फिफ्थ क्लॉक साइकिल में जो I1 मेमोरी तक तो एग्जीक्यूट हो गया, हम इसको राइट बैक कर लेंगे और ओवरऑल एग्जीक्यूट कर लेंगे। तो यहाँ पे I1 फिफ्थ क्लॉक साइकिल में हमने I1 को राइट बैक कर लिया। अब S4 एम्प्टी है, तो यहाँ पे आ जाएगा I2, मीन्स I2 को हमने मेमोरी में ले लिया, I3 को हमने एग्जीक्यूट कर लिया, I4 को हमने डिकोड कर लिया और I5 को हमने फेच कर लिया। नाउ विथ इन अ 5 क्लॉक साइकिल हमारी इंस्ट्रक्शन 1 जो थी, मतलब इंस्ट्रक्शन 1 पूरी ओवरऑल एग्जीक्यूट हो गई। लाइक फर्स्ट वाला जो इंस्ट्रक्शन है उसको एग्जीक्यूट करने में मुझे लगे 5 क्लॉक साइकिल ओनली। 5 क्लॉक साइकिल के बाद इंस्ट्रक्शन I1 यहाँ पे S1 में क्या हुई थी, फैच हुई थी, देन डिकोड हुई, देन एग्जीक्यूट हुई, देन मेमोरी में आई और देन राइट बैक हुई। मतलब इन 5 स्टेज को कंप्लीट करने के लिए इंस्ट्रक्शन 1 को कितने नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल लगे, 5 क्लॉक साइकिल। विद इन अ 5 क्लॉक साइकिल हमारी इंस्ट्रक्शन 1 जो थी वो ओवरऑल एग्जीक्यूट हो गई। नाउ द नेक्स्ट क्लॉक साइकिल, जैसे कि 6 क्लॉक साइकिल। 6 क्लॉक साइकिल में हमने क्या कर लिया, I1 तो हमारी पूरी ओवरऑल कंप्लीट होके बाहर हो गई। नाउ अपन स्विच करेंगे I2 पे, तो यहाँ पे हमने I2 को राइट बैक कर लिया, I3 को मेमोरी में लिया है, I4 को हमने एग्जीक्यूट कर लिया, I5 डिकोड हो गई और I6 को हमने फेच कर लिया। सेम इन द नेक्स्ट 7 क्लॉक साइकिल हमने यहाँ पे ये I2 6 क्लॉक साइकिल में बाहर हो गई, मतलब पूरी ओवरऑल एग्जीक्यूट हो गई। नाउ इन 7th क्लॉक साइकिल हमने I3 को राइट बैक कर लिया, I4 को मेमोरी में लिया है, I5 को हमने एग्जीक्यूट करा, I6 को डिकोड करा और I7 को फेच कर लिया। नाउ आफ्टर 7 क्लॉक साइकिल I3 भी एग्जीक्यूट हो गई। नाउ टॉक अबाउट नेक्स्ट 8th क्लॉक साइकिल। 8th क्लॉक साइकिल में हमने I4 को राइट बैक कर लिया, I5 मेमोरी में आ गई, I6 एग्जीक्यूट हो गई, I7 डिकोड हो गई और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आ गई I8। इन द सेम 8 क्लॉक साइकिल के बाद I4 एग्जीक्यूट हो गई। नाउ 9th क्लॉक साइकिल में हमने नेक्स्ट 9th क्लॉक साइकिल हमने I5 को राइट बैक कर लिया, I6 को मेमोरी में लिया है, I7 एग्जीक्यूट हो गया, I8
डिकोड हो गया। अब I9 यहाँ पे हमारे पास कोई न्यू इंस्ट्रक्शन नहीं है तो वो फैच भी नहीं होगी। तो आफ्टर 9th क्लॉक साइकिल I5 ओवरऑल एग्जीक्यूट हो गया। नाउ इन द नेक्स्ट 10th क्लॉक साइकिल हमारे I6 को हमने राइट बैक कर लिया, I7 मेमोरी में आ गया और I8 एग्जीक्यूट हो गई। नाउ आफ्टर 10th क्लॉक साइकिल I6 ओवरऑल एग्जीक्यूट हो गई। नेक्स्ट क्लॉक साइकिल में I7 राइट बैक हो जाएगा और I8 मेमोरी में आ जाएगा। एंड लास्ट वाले क्लॉक साइकिल में I8 जो होगा वो राइट बैक हो जाएगा। मीन्स 11th क्लॉक साइकिल के बाद I7 ओवरऑल एग्जीक्यूट हो गया और 12th क्लॉक साइकिल के बाद I8 एग्जीक्यूट हो गया। एग्जीक्यूट हो जाएगी आफ्टर 12th क्लॉक साइकिल। सो अगर हम अब इस स्पेस टाइम डायग्राम को देखें तो एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में 5 क्लॉक साइकिल लगे। मतलब I1 जो ओवरऑल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ है I1 का, इन सभी स्टेजेस से होके जाता है तो उसको 5 क्लॉक साइकिल्स लगे एग्जीक्यूट होने में। बट उसके बाद देखें तो हर एक नेक्स्ट क्लॉक साइकिल में एक एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। जैसे कि 6 वाले क्लॉक साइकिल में I2 एग्जीक्यूट हुआ, 7 पे I3 हुआ, 8 पे I4 हुआ, 9th पे I5 एग्जीक्यूट हुआ, 10th पे I6 एग्जीक्यूट हुआ, 11th क्लॉक साइकिल पे I7 ओवरऑल एग्जीक्यूट हुआ एंड 12th क्लॉक साइकिल के बाद हमारे जो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन 8 थे तो 8 ओवरऑल एग्जीक्यूट हो गए थ्रू दिस स्पेस टाइप डायग्राम। तो ये हमारा हमें बताया कि टोटल नंबर ऑफ 8 इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट होने में मुझे टोटल नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स कितने लगे, 12 क्लॉक साइकिल में मेरा ओवरऑल पाइपलाइनिंग प्रोसेस के थ्रू 8 इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो गए। और हाँ, इस एक वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर हमें टोटल नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स फाइंड आउट करना हो तो थ्रू वन फार्मूला भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसका फार्मूला होता है S + n-1। S मीन्स नंबर ऑफ स्टेजेस जो भी क्वेश्चन में गिवन है। लाइक इस क्वेश्चन में स्टेजेस है हमारे पास 5 + n-1। n मीन्स हमारे नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कितने हैं, लाइक 8 - 1, सो 5 + 7 = 12। तो हम टोटल नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स भी थ्रू दिस फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ 12 क्लॉक साइकिल्स में 8 इंस्ट्रक्शंस का जो एग्जीक्यूशन है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और यही हमारा बेसिक एम है पाइपलाइनिंग का कि जो CPI है, क्लॉक पर इंस्ट्रक्शन, वो हमेशा 1 होनी चाहिए। ये हमारा बेसिक एम है पाइपलाइनिंग का कि एक इंस्ट्रक्शन का जो क्लॉक साइकिल है वो 1 होना चाहिए। लाइक इन दिस आर्किटेक्चर सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में 5 क्लॉक साइकिल लग रहे हैं, बट उसके बाद जितनी भी इंस्ट्रक्शन है सब एक एक क्लॉक साइकिल में एग्जीक्यूट हो रही है। तो हमारा पाइपलाइनिंग का बेसिक एम यही है कि जो CPI है, क्लॉक पर इंस्ट्रक्शन, वो 1 होना चाहिए। स्पीड अप जो कि फीचर हम कैसे दोनों को कंपेयर करें, अगर पाइपलाइनिंग को और नॉन पाइपलाइनिंग को, तो किसका स्पीड अप जो होता है वो फास्ट होता है एग्जीक्यूशन में। तो स्पीड अप कैलकुलेट करने के लिए नॉन पाइपलाइनिंग अपॉन पाइपलाइनिंग, मतलब नॉन पाइपलाइनिंग में मुझे जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कितने क्लॉक साइकिल लग रहे हैं, 40 क्लॉक साइकिल, और पाइपलाइनिंग के थ्रू मुझे लगे 12 क्लॉक साइकिल। मीन्स अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो विच इज़ समथिंग नियर अबाउट 3.3। मीन्स जो पाइपलाइनिंग प्रोसेस है वो 3.3 सेकेंड्स, कुछ मिलियन सेकेंड्स फास्ट है एज कंपैरिजन टू नॉन पाइपलाइनिंग प्रोसेस। तो इस फार्मूले के थ्रू हम स्पीड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वन जो लास्ट है वो है एफिशिएंसी और यूटिलाइजेशन, कैसे फाइंड आउट करते हैं प्रोसेस का। तो वो करने के लिए हमें क्या फार्मूला यूज़ करना होगा, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस हमने कितने यूज़ किए हैं इसमें। मीन्स टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हमने इसमें, टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस है 60। अगर आप देखे जाए तो यहाँ पे है S1 में टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस आर 60, 12 × 5 60, और हमने यूज़ किए हैं इसमें कितने बॉक्सेस यूज़ किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 × 5 40। मीन्स आउट ऑफ 60 हमने यूज़ किए हैं 40 बॉक्सेस। मीन्स अगर इसको डिवाइड करें तो आता है 2/3। मतलब हमने, ये हमारी यूटिलाइजेशन है पूरी ओवरऑल पाइपलाइनिंग प्रोसेस का कि हमने इतना जो पार्ट है वो उसका यूज़ किया है। सो अभी मैंने आपको डिस्क्राइब किया है, ये है पूरा ओवरऑल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन इन पाइपलाइन प्रोसेसर, कैसे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होते हैं पाइपलाइनिंग प्रोसेसर में, कितने नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स यूज हो रहे हैं, स्टेजेस फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, मेमोरी एंड राइट बैक, और स्पीड अप कैसे कैलकुलेट करना है, एंड एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं थ्रू दिस फार्मूला। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।